So hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas. So guys, मैं आज एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है नेवर एंडिंग समर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो पहले से ही लाइक कर दो, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2016 एक ऐसी गर्मी का सीजन जिसने दो लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है 2026 से, यानी कि प्रेजेंट से। 10 साल बाद जोआन दोबारा अपने पुराने स्कूल लौट कर आती है। स्कूल का हर कोना उसे पुरानी यादें याद दिला रहा होता है, खासकर एक शख्स की, शीशियाओ। उसके जहन में शीशियाओ की वो बात बार बार गूंज रही होती है, अगर तुम कभी पीछे मुड़कर देखोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जोआन हमारी फीमेल लीड बस यही सोच रही होती है, अगर शीशियाओ को 10 साल पहले ही पता होता कि एक दिन उसे सबसे ज्यादा दर्द जोआन ही देगी, तो क्या वो उसे अपनी जिंदगी में इतने करीब आने देता। और इसी सवाल के साथ कहानी हमें सीधा ले जाती है 2016 में। उस दिन स्कूल में मॉर्निंग असेंबली चल रही होती है। सब स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम के लिए ओथ ले रहे होते हैं और स्टेज पर खड़ी जोआन पूरे स्कूल को लीड कर रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अगले ही पल एंट्री होती है स्टोरी के हीरो शीशियाओ की। जनाब सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए फुल स्पीड में कैंपस के अंदर दौड़ रहे होते हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक उनका पाँव एक वाटर बॉल से टकरा जाता है और देखते ही देखते तेज पानी का फाउंटेन फूट पड़ता है। पानी इतना ज्यादा होता है कि पूरी असेंबली भीग जाती है और धूप की वजह से आसमान में एक खूबसूरत रेनबो भी बन जाता है, जहां स्टूडेंट्स इस अनएक्सपेक्टेड सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं और जोर जोर से चीयर करते हैं। वहीं उनके होम रूम टीचर मिस्टर चाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो फौरन चिल्लाकर कहते हैं कि पानी को बंद करो, लेकिन शीशियाओ को किसी बात की टेंशन ही नहीं होती। वो सीधा स्टेज पर चढ़ता है, जोआन के हाथ से माइक्रोफोन लेता है और पूरे स्कूल के सामने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहता है, सॉरी एवरीवन। बस इतना कहकर माहौल को और फनी बना देता है। लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी शरारत के बाद उनका बचना ये तो नामुमकिन सा है। थोड़ी ही देर बाद शीशियाओ और उसका दोस्त चियांगफान टीचर के ऑफिस में खड़े मिलते हैं। मिस्टर चाओ दोनों की अच्छी खासी क्लास लगाते हैं, फिर शीशियाओ की मोटरसाइकिल की कीज भी अपने पास ले लेते हैं और साफ कह देते हैं, ये कीज तभी वापस मिलेंगी जब तुम सिटी के मॉक एग्जाम में टॉप 1000 स्टूडेंट के अंदर आओगे। इसी ऑफिस में उस वक्त जोआन भी अपनी कॉलेज एप्लीकेशन सबमिट करने आई हुई होती है। मिस्टर चाओ उसे समझाते हैं कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसलिए उसे किसी प्रेस्टिजियस आउट ऑफ टाउन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जोआन उनकी बात पोलाइटली मना कर देती है। उसका कहना होता है कि वो अपनी बीमार और बुजुर्ग ग्रैंड मदर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए वो लोकल यूनिवर्सिटी ही चूज करेगी। जाते जाते मिस्टर चाओ उसे एक और बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसे अपनी फाइनेंशियल एड बचानी है तो वो किसी भी तरह का प्राइवेट ट्यूटरिंग का काम ना करे। यहाँ से हमें जोआन की असल जिंदगी का पता चलता है। स्कूल में वो सबके सामने एक ऐसी लड़की बनकर रहती है जिसके पास सब कुछ है, खुश फैमिली भी और अच्छी लाइफ भी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट होती है। उसके फादर की डेथ बचपन में ही हो चुकी होती है, उसकी मदर भी उसे छोड़कर जा चुकी होती है और अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बीमार ग्रैंड मदर होती हैं। उनके ट्रीटमेंट और घर के खर्च चलाने के लिए जोआन चुपके से पार्ट टाइम जॉब्स करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी मेहनत से बनाए हुए हाईली इफेक्टिव स्टडी नोट्स वो बेचारी सीक्रेटली बेचती है, लेकिन कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता। सब उसे सिर्फ एक एनोनिमस नाम से जानते हैं, मिस्टर बो। उसी दिन जब उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे होता है तो जोआन घर पर उनके साथ छोटी सी सेलिब्रेशन करती है। उसके साथ उसके बचपन का दोस्त जियांग यान भी मौजूद होता है। सब मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जोआन के दिल में सिर्फ एक ही डर होता है, कहीं उसकी गरीबी, उसकी सीक्रेट जॉब्स और उसकी सारी झूठी पहचान एक दिन सबके सामने ना आ जाए। अब शीशियाओ के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अपनी मोटरसाइकिल की कीज वापस लेना, और उसके लिए उसे सिटी के टॉप 1000 स्टूडेंट में आना जरूरी था। लेकिन पढ़ाई और शीशियाओ ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से काफी दूर थीं। तभी उसका दोस्त चियांगफान उसे एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि रिसेंट मैथ टेस्ट में उसके इतने अच्छे मार्क्स किसी मिरेकल की वजह से नहीं आए, बल्कि उसने मिस्टर बो के नोट्स यूज किए थे।
ये नोट्स नॉर्मली नहीं मिलते, इन्हें खरीदने का भी एक सीक्रेट तरीका है। लोकल स्टेशनरी शॉप पर इंग्लिश कॉर्नर नाम की मैगजीन के थ्रू सीक्रेटली डील होती है और फिर वीचैट पर सेलर से कांटेक्ट होता था। ये सुनते ही शी शाओ फौरन मिस्टर बो को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, लेकिन इधर जोआन जैसे ही उसका नाम देखती है वो फौरन समझ जाती है कि ये स्कूल का सबसे नोटोरियस यानी शरारती लड़का है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है और सीधा मैसेज भेजती है, मैं तुम्हें नोट्स नहीं बेचूंगी। अब शी शाओ इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला था। वो सीधा स्टेशनरी शॉप पर पहुंच जाता है ताकि वहीं से नोट्स खरीद ले, लेकिन उसकी बैड लक देखिए, स्टोर ओनर बताता है कि इंग्लिश कॉर्नर मैगजीन की पब्लिकेशन बंद हो चुकी है और जब शी शाओ ज्यादा पूछताछ करता है तो वहाँ के अंकल उसे शॉप से बाहर ही भगा देते हैं। अब शी शाओ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मिस्टर बो की असली आइडेंटिटी ढूंढना। वो वीचैट प्रोफाइल पिक्चर को बड़े ही ध्यान से देखता है। फोटो में स्कूल के अंदर एक अलग ट्री नजर आ रहा होता है। बस फिर क्या था, उसी रात इवनिंग सेल्फ स्टडी के बाद शी शाओ और जियांग फान उस ट्री को ढूंढते हुए पूरे कैंपस में सर्च शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनकी सर्च उन्हें स्कूल के एक पुराने अबेंडेंड स्टोरेज रूम तक ले आती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि जोआन थकन की वजह से वहीं सो रही होती है। शी शाओ उसका नोटबुक उठाकर देख ही रहा होता है कि तभी जोआन की आंख खुल जाती है। वो घबराकर फौरन नोटबुक वापस मांगती है, लेकिन नोटबुक पर उसकी राइटिंग और उसके नाम का मतलब देखकर शी शाओ पजल सॉल्व कर लेता है। जोआन के नाम का मतलब होता है फुली ड्रॉन बो और इसी से वो समझ जाता है कि जोआन ही असल में मिस्टीरियस मिस्टर बो है। अब गेम पूरी तरह उलट चुकी है। जब जोआन नोटबुक वापस मांगती है तो शी शाओ उसे ब्लैकमेल कर देता है। वो कहता है कि अगर उसने उसे नोट्स नहीं बेचे तो वो सबके सामने उसका सीक्रेट रिवील कर देगा। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि अचानक स्कूल डायरेक्टर उधर आ जाता है। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों एक छोटी सी जगह में साथ छुप जाते हैं। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि दोनों को बिल्कुल पास पास खड़े रहना पड़ता है। कुछ देर बाद डायरेक्टर और जियांग फान वहाँ से चले जाते हैं। बाहर निकलते ही जोआन साफ साफ कह देती है, मैं किसी ट्रबल मेकर के साथ बिजनेस नहीं करती। लेकिन अगले दिन मिस्टर जाओ को भी शी शाओ के अचानक इम्प्रूव हुए मार्क्स पर शक हो जाता है। वो उसका दोबारा मैथ टेस्ट लेते हैं और साथ ही पूछते हैं कि क्या वो सीक्रेटली किसी के नोट्स या मटेरियल बेच रहा है। लेकिन शी शाओ बिना पैनिक हुए बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोल देता है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक ब्रिलियंट ट्यूटर हायर किया है। टेस्ट भी वो पास कर लेता है और मिस्टर जाओ को फिलहाल उसकी बात माननी पड़ती है। क्लास के बाद शी शाओ फिर से जोआन का रास्ता रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि स्टेशनरी शॉप वाला रास्ता तो बंद हो चुका है, इसलिए अब सिर्फ वही एक कस्टमर है जो अब उससे नोट्स खरीद सकता है। काफी मना करने के बाद आखिर जोआन मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, सिर्फ एक ही डील होगी, पहली और आखिरी, और वो भी डबल प्राइस पर। अब उसी शाम जोआन की जिंदगी में एक और मुसीबत आ जाती है। उसके घर के बाहर लुओ नाम का एक डेंजरस डेट कलेक्टर और उसका साथी शू फेंग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। असल में जोआन के मरे हुए फादर अपने पीछे बहुत ही बड़ा कर्जा छोड़ गए थे और अब लुओ वही पैसा वसूल करना चाहता है। सबसे बुरी बात ये थी कि उसे जोआन का सीक्रेट पार्ट टाइम जॉब्स का भी पता चल चुका था। वो उसे धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो उसकी ग्रैंडमदर को सब सच बता देगा और वो अच्छी तरह जानता था कि इतना बड़ा शौक उनकी जान भी ले सकता है। ये सुनकर जोआन बुरी तरह डर जाती है। वो किसी तरह लुओ को प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी पैसे अरेंज कर देगी, बस उसके घर के आगे कोई तमाशा ना करे। घर के अंदर जाते ही उसकी ग्रैंड माँ पूछती हैं कि वो इतनी देर से क्यों आई है, लेकिन जोआन हमेशा की तरह सच छुपा लेती है। वो झूठ बोल देती है कि वो जियांग को स्टडी मटेरियल्स देने गई थी। ग्रैंड माँ उसकी बात मान लेती हैं और हंसी मजाक में अपनी जवानी के मार्शल आर्ट्स वाले दिन याद करने लगती हैं। इधर शी शाओ भी जोआन के नोट्स की वजह से दिल लगाकर पढ़ाई करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। सिटी वाइड मॉक एग्जाम का रिजल्ट में वो वाकई टॉप 1000 स्टूडेंट में आ जाता है और मिस्टर चाओ भी अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं और
और उसकी मोटरसाइकिल की कीज उसे वापस दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जोवान की प्रॉब्लम्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर चेन उनकी रिपोर्ट्स देखकर बताता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत डेंजरस लेवल स्टेज पर पहुंच चुका है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अब उन्हें इम्पोर्टेड मेडिसिन लेनी होंगी, जिसकी कॉस्ट हर महीने लगभग 3000 युएन होंगी। ये अमाउंट जोवान के लिए बहुत ही ज्यादा था। फिर भी अपनी ग्रैंड मदर की हेल्थ के लिए वो बिना हिचकिचाए एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर देती है। जैसे ये टेंशन कम लग रही थी, वैसे ही उसे एक और टेंशन आकर घेर लेती है। जिस फैमिली को वो ट्यूशन पढ़ा रही होती है, उन्हें पता चल जाता है कि जोवान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं बल्कि खुद एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। दरअसल जोवान अपनी जॉब में झूठ बोलकर पढ़ाई करती थी कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जबकि वो थी एक हाई स्कूल स्टूडेंट। इसीलिए वो पोलाइटली उसे जॉब से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। मतलब एक ही दिन में जोवान की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स भी खत्म हो जाता है। बाद में जोवान दूर खड़ी अपनी माँ को शी शियाओ के साथ देख लेती है और दूर से ही देखती रहती है। उसके जाने के बाद वो शी शियाओ से उसके बारे में पूछती है कि क्या वो उसकी माँ है, लेकिन शी शियाओ तो साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जोवान बात आगे बढ़ाने के लिए उससे पूछती है कि क्या तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, क्योंकि जोवान ने उसे पहले टोफेल की बुक पढ़ते हुए देखा था और उसे वो कहती है कि मंडे को अबेंडेंट स्विमिंग पूल के पास आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इस पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो अब मैं मिलूंगी इसके न्यू एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।